नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे मौर्य काल की क्लास। तो आज हम मौर्य काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जिस बुक से भी मैं करा रही हूँ आपको, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं सारे के सारे आपके साथ आज कंप्लीट कर दूंगी आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो मौर्य काल का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 322 ईसा पूर्व से दिया हुआ है 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अब तक आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी, बहुत ही क्विक रिवीजन है, बहुत ही फास्ट रिवीजन है। क्लासेस आपको बहुत कम समय के लिए मिल रही है, तो आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी काफ़ी फास्ट कराती हूँ, तो टेंशन नहीं लीजिए, फटाफट से आपका पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारा रिवीजन चल रहा है जीआईसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, चलो शुरू करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बस शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास मौर्य काल। तो बहुत ही फास्ट करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो जितना फास्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है और ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक्स कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था भाई? तो ये था विष्णुगुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक है, वो शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? तो अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या करी थी अशोक ने। ठीक है, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो अशोक को प्रभावित करने वाली उसकी पत्नी थी कारुआकी। कौन थी? कारुआकी। ठीक है, तो कारुआकी ने अशोक को प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये किया है अर्धमागधी। ठीक है, तो अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया गया है अभिलेखों में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था तो उसका दमन करने के लिए बिंदुसार ने उसे वहाँ भेजा था। ठीक है, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो वो है वन एंड ओनली अशोक। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश सिर्फ कहलाता है मौर्य काल। ठीक है, मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद की थी चाणक्य ने। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। संलेखना विधि से इसने जो है अपना शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो भैया मौर्य वंश का शासक तो आपका अजातशत्रु नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार बैठता है, उसके बाद अशोक बैठता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो भाई अशोक का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है कुणाल। कौन होता है? कुणाल। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस लिखी है भाई विशाख दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुरंभी संधियों के बारे में। नेक्स्ट है मालवा गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने करी है? अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख जो हैं वो आपको पाटलिपुत्र में नहीं मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे भाई? तो पाटलिपुत्र में नहीं मिलेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो चंद्रगुप्त के समकालीन था, यानी कि चाणक्य की बात हो रही है। ठीक है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है?
तो नंदवंश के बाद जो शासन किया वो मौर्यों ने किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा तक्षशिला में दी जाती थी उस समय, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है भाई इंडिका। क्या नाम है? इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन? वो है, तो वो है भाई विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो स्रोत है आपका जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो है इंडिका। इंडिका में आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पता चलता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई है। ये क्वेश्चन अभी हम मिलता जुलता कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला मौर्य राजा था चंद्रगुप्त, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में भारतीय राज्य समाज को विभाजित किया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो भाई ये बना हुआ था लकड़ी का। चंद्रगुप्त का जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है, बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आश्रय गृह के रूप में किया है आजीविकों ने। किसने किया है? आजीविकों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में वो साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट है, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है आपका भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को किससे मिलाएंगे भाई? चंद्रगुप्त को अमित्रघात भी कहा जाता था, ठीक है। बिंदुसार को जो है वो नहीं, सॉरी गलत में ना दिया मैंने। चंद्रगुप्त को अमित्रघात नहीं, बिंदुसार को। एक मिनट, एक सेकेंड, नीचे करो थोड़ा। तो चंद्रगुप्त को मैंने गलत मिला दिया, उसके लिए सॉरी। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। और अशोक का तो पता ही है, प्रियदर्शी कहा गया, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है भाई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये है भाई जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख आपका मिल जाता है 13वां, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये है अशोक, ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भाई उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था मुद्रा राक्षस में, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है और उन्होंने विकास किया था? तो उन्होंने विकास किया था भाई संस्कृति, कला और साहित्य का। इसके अलावा उन्होंने प्रांतीय विभाजन का विकास किया और हिंदुकुश तथा साम्राज्य का। सोने के सिक्कों का कोई विकास का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
अशोक कथन कहता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो भाई बिल्कुल जोड़ लिया था अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण था कि क्योंकि कारण कहता है क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है। तो उसमें शामिल क्या है आपका, उसमें शामिल है आपका दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। ठीक है, तो अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो बिल्कुल थी, और उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ये भी सही है। तो ये और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपको मास्की। ठीक है, मास्की जो आपका राज्य देश है उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ठीक है, तो स्थापत्य संरचना के भाग है, ये बात बिल्कुल गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांत और राजधानी से संबंधित। ठीक है, तो जो उत्तरापथ थी वो थी आपकी तक्षशिला राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या कहलाती है। तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी कहलाती है। अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी कहलाती है और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में प्रयोग हुआ है शूद्रों के लिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गोत के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये ली थी उपगुप्त। ठीक है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निर्गोत के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथ्रा कहा है। तो पोलीबोथ्रा किसने कहा है पाटलिपुत्र को। तो ये कहा है मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीबोथ्रा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई था वो होता था सड़क निर्माण का अधिकारी, एग्रोनोमाई होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। तो ये की थी भाई तिस्स ने जो है तिस्स एक श्रीलंकाई शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है परिष्ट पर्वन में। ठीक है, नेक्स्ट है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो भाई राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था आपका आषाढ़ यानी कि जुलाई से। ठीक है, तो आषाढ़ यानी कि जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो प्रारंभ होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो ये किया गया है चोलों का, इसके अलावा पांड्यों का, इसके अलावा सती पुत्र का और इसके अलावा केरल पुत्र का। ठीक है, इन 4 का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है। तो ये पाया गया अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख आपको अफगानिस्तान में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था। तो उसे साधारणतः निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। ये किसकी उक्ति है। तो भारतीय जो है वो मेगस्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो वो था बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां बृहत शिलालेख। ठीक है,
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो है उस समय उज्जैन का गवर्नर था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वो सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये घोषणा पृथक कलिंग शिलालेख में उसने करी थी। नेक्स्ट है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो ये आपका क्वेश्चन है कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक की घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे मामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये है 6वें शिलालेख की बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारों का नाम बताता है? तो ये बताता है आपका प्रादेशिक राजूक और युक्तक। ठीक है, विष्टि है, तो विष्टि क्या है? विष्टि आपका बेगारी है। क्या है? बेगारी। विष्टि किसको कहते थे? बेगारी को। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी वो कहलाती थी सीता। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है वो है स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान, बांग्लादेश, शाहगौर और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खरोष्टी लिपि का प्रयोग। सॉरी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हमको मिले हैं सरेकुना कंधार से। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये विभाजित है आपके 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? तो ये राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश शामिल है। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का राजा था। कहाँ का था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस डीमेकस भारत आया था? डायमेकस डीमेकस जो है वो भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। और इसी के साथ ही आपके इसके मौर्य काल के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं समाप्त। और अब हम कल करेंगे मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल को। ठीक है, तो मौर्य उत्तर काल भी करेंगे, साथ ही गुप्त पूर्व काल के भी कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस वाले करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 91 क्वेश्चन थे और मैंने बहुत ही फास्ट कराया, आपने देखा है। इससे ज़्यादा फास्ट मैं नहीं करा सकती थी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, और कल हम मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।